गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। जो मैंने आपको लास्ट सीपीसी के बारे में बताया था कि सीपीसी का इंट्रोडक्शन क्या है, सीपीसी का मैंने पूरा चैप्टर्स बताया था, सीपीसी की हिस्ट्री बताई थी कि क्या 1908 की सीपीसी पढ़ रहे हैं, इससे पहले कोई सीपीसी नहीं थी। ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स मैंने एक स्टूडेंट के क्लियर किए थे। और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सीपीसी के चैप्टर्स कैसे लर्न करने हैं, इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने इसमें शेड्यूल हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, इसका कमेंसमेंट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से चैनल पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में या तो आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीपीसी की आगे की। मतलब जब अपनों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो अब सीपीसी का सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं कि प्रिलिमिनरी में कितने सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है। जबकि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, पढ़ने का कोई भी वे हो सकता है, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एमडी लो क्लासेस की वीडियो देखें, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो कहीं और मत भटकिए, जहां से आपको समझ आ रहा है वहीं पे स्टेबल रहिए। क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं रहेंगे, मतलब इधर उधर भटकते रहेंगे, तो आपको किसी का समझ नहीं आएगा। अगर आपको एमडी लो क्लासेस की वीडियो समझ आ रही है, आपको दिख रहा है कि बेरेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो आप यहीं रुक जाइए, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उसको समझ नहीं आता कि हमें किस टीचर के पास जाना चाहिए, हाई फाई टीचर के पास जाना चाहिए या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस टीचर के पास आपको समझ आता है, उसका पढ़ाने का वे समझ आता है, आप वहीं पर रुकिए, कहीं और जाने की फिर आपको जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 सीपीसी का कहता है, जो बाकी एक्ट्स का कहता है वही सीपीसी का कहता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है, अपनों को पता है, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो संक्षिप्त नाम क्या हो गया, शॉर्ट टाइटल, सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब आप नोट्स बनाओगे तो जैसे बेरेक्ट में लिखा हुआ आप वैसे मत लिखिए। अगर आप एज इट इज बेरेक्ट ही छाप देंगे तो फिर नोट्स बनाने का मतलब क्या हुआ, तो फिर बेरेक्ट है ना आपके पास। नोट्स का मतलब ही ये होता है कि जब आप रिवीजन करो तो आपको समझ आए कि हाँ ये चीज मैंने लिखी है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल आप लिख देंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लिख दीजिए शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट टाइटल सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो संक्षिप्त नाम क्या हो गया, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब क्या बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार। एक्सटेंट कहाँ है इसका, एक्सटेंट कहाँ है, होल ऑफ इंडिया में है। मतलब इसको, इसकी कंप्लीट फॉर्म होगी होल ऑफ इंडिया। क्या होगी, संपूर्ण भारत पर है। कहाँ है, संपूर्ण भारत पर है। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एंड कमेंसमेंट, तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट इसका कब होगा, 1 जनवरी 1909। 1 जनवरी 1909। ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल सिविल प्रोसीजर कोड, एक्सटेंट हॉल ऑफ इंडिया और कमेंसमेंट 1 जनवरी 1909। यहां तक ऐसे आप नोट्स में लिखिए। पहले यहाँ टाइटल लिख दिया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, फिर इसको अलग अलग लाइन में ऐसे डिस्क्राइब कर दीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो पैराग्राफ पढ़ने की बजाय आपको ये लाइनें समझ आ जाए और आपको क्लियर दिख जाए कि हाँ नोट्स में अपना ने ये शॉर्ट में रिवीजन करना। उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट की होती है, जो पढ़ रहे हैं आप उसकी बेरेक्ट साथ में लेके बैठिए, नोट साथ में लेके बैठिए। मैं भी आपको बेरेक्ट से ही पढ़ाती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके बोल देती हूँ, नहीं, मैं अपने बेरेक्ट और प्लस नोट से आपको पढ़ाती हूँ, जो मैंने खुद नोट्स हैंडमेड बनाए हुए हैं। तो आप भी बेरेक्ट लेके बैठिए और साथ में नोटबुक भी लेके बैठिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ आ रहा है, वो नोट करते जाइए, ताकि जब आप उसको फेयर बनाएंगे तो हाँ आपको याद रहे कि हाँ ये चीज मैंने लिखी है। ठीक है। अब बेरेक्ट का आगे एक प्रोवाइडेड कहता है कि इन्होंने तो कह दिया कि संपूर्ण भारत पर होगी, बट इन्होंने एक बट दे दिया कि कहां पर ये अप्लाई नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि ये नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। इन्होंने कहा कि ये संपूर्ण भारत पर तो सीपीसी अप्लाई होगी, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगी, ये कहता है ये नागालैंड राज्य
और जनजातीय क्षेत्रों पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर इन जगहों पर अप्लाई करवानी है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो गजट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करके सीपीसी वहां पर एप्लीकेबल कर सकती है। तो बेर एक्ट क्या कहता है, कंफ्यूजन है, इसलिए आप शॉर्ट में लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पर है, बट नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये यहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद एक और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं, ये ट्राइबल एरियाज कौन से हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा और इसमें नोट्स में जब बनाएंगे तो ओनली एक्सप्लेनेशन ट्राइबल एरियाज की, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया हुआ है, ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन बताई हुई है। फिर कहता है सबसेक्शन 4, ये था इसका सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 2, ये है सबसेक्शन 3। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 4। कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि सबसेक्शन 4 याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए किसी भी एक्ट का जब अपने सेक्शन 1 पढ़ते हैं, सेक्शन 1 उस एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें किसी भी क्लोज को या किसी भी सबसेक्शन को अपने नहीं छोड़ेंगे। तो सबसेक्शन 4 कहते हैं ये जो भी यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन सी, ये आंध्र प्रदेश की, लक्षद्वीप की, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, इन पर अगर पॉजिटिव रूल सीपीसी के अप्लाई होते हैं तो ठीक है। अगर इनके रूल्स नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं तो वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। सिंपल समझे तो ये जो यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया हुआ है, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, तो ये कहता है इन जगह पर अगर सीपीसी पॉजिटिव रूल्स अप्लाई करती है, मतलब सीपीसी का अगर इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, तो सीपीसी वहां अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पे उसके नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। ये कहता है सबसेक्शन 4। तो क्लियर, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यहाँ पर सीपीसी अप्लाई होती है लेकिन यहाँ पर नहीं होती, बट यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई कर सकती है। सबसेक्शन 4 इन यूनियन टेरिटरीज में अगर सीपीसी का इफेक्ट पॉजिटिव पड़ता है तो अप्लाई होगी, अगर नेगेटिव पड़ता है तो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं अपने सेक्शन 2। सेक्शन 2 मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है कि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज कैसे है। अब मैं यहाँ पे आपका एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ। अगर आपने वो वीडियो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज नहीं देखी तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए, पहले वो डेफिनेशन क्लोज देखिए, कंप्लीट पढ़ के आइए और वापस इस वीडियो में आके उस सेक्शन 2 का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको सेक्शन 2 का रिवीजन करवा देती हूँ। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जो आगे सीपीसी में अपनों को पढ़ने को मिलेंगे लेकिन उनका मतलब नहीं पता कि होता क्या है, तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज पढ़िए और उनका मीनिंग क्लियर कीजिए। जिसमें 2.1 कहता है कोड। कोड मतलब ये अपने सीपीसी जो पढ़ रहे हैं ये कोड ही तो है, तो इस कोड के अंतर्गत क्या आता है, तो 2.1 ओनली कोड याद रखना है। 2.2 क्या कहता है, डिक्री। डिक्री याद रखनी है। डिक्री मैंने बहुत अच्छे से बताई है, एक डिक्री की शॉर्ट फॉर्म भी बताई है कि डिक्री होती क्या है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डिक्री है क्या। मैंने अपने वाइवा में, जब मैं यूनिवर्सिटी में वाइवा ले रही थी एलएलबी का, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज डिक्री। उनका रिप्लाई पता है क्या था कि जजमेंट और डिक्री में जजमेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, डिक्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं इतनी शॉक हुई कि वो स्टूडेंट एलएलबी कर रहे हैं और उसको डिक्री का मतलब नहीं पता और वो डिक्री ये कह रहे हैं कि डिक्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मैं इतनी शॉक हुई कि वो डिग्री का मतलब बता क्या रहा है, उसके लिए तो डिग्री इंपॉर्टेंट ही नहीं है, डिग्री मैटर ही नहीं करती। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको ये गलती नहीं करनी। कहीं भी आपसे डिग्री का मतलब पूछ लिया जाता है तो आपको शॉर्ट में ये बताना है कि कोर्ट का जो जजमेंट्स होता है 30, 40 या 40 से अबव पेजेस का, उन 40 पेजेस का 1 या 1.5 पेज में जो कंक्लूजन दिया होता है, मतलब इस पार्टी के ये राइट्स आए हैं, इसके पक्ष में ये जजमेंट आया है, इसके अगेंस्ट ये जजमेंट आया है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म वो क्या होती है, डिक्री होती है। डिक्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्री बनी किससे है, उस जजमेंट से ही तो बनी है ना, उस जजमेंट का कंक्लूजन ही
उस जजमेंट का कंक्लूजन ही तो वो डिक्री है ना। तो डिक्री कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हुई? डिक्री इंपॉर्टेंट है। सिविल कोर्ट हमेशा अपने फाइनल डिसीजन में क्या करवाते हैं? डिक्री रेडी करवाते हैं, क्योंकि पूरे जजमेंट का एक कंक्लूजन दिया होता है उस डिक्री में, तो वो क्या होती है? डिक्री होती है। और डिक्री हमेशा क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट होता है, न्यायालय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। इसी डिक्री में अपनों को बताया हुआ है कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, फाइनल डिक्री क्या होती है, डिक्री के अंतर्गत क्या इंक्लूड है, डिक्री के अंदर क्या नहीं आता, ये सब बताया हुआ है। प्रिलिमिनरी डिक्री भी होती है, फाइनल डिक्री भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी होती है, पार्टली फाइनल भी होती है। अब समझते हैं शॉर्ट में कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री क्या होती है। देखिए क्या हुआ, अभी तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आया किसी मैटर को लेके, ठीक है, केस अभी रनिंग चल रहा है, लेकिन पार्टीज ने कोर्ट के आगे क्या एप्लीकेशन की कि सर जब तक ये केस खत्म नहीं होता उससे पहले आप इस बात को लेके कम से कम एक जजमेंट तो दीजिए, इस बात के बारे में ये तो डिक्लेयर कीजिए कि हाँ ये पार्टी इस चीज का यूज कर सकती है। तो मतलब केस खत्म होने से पहले ही कोर्ट ने कुछ एक ऑर्डर दे दिया, एक जजमेंट दे दिया कि हाँ ये चीज ये पार्टी ये यूज करेगा। तो मतलब केस एंड होने से पहले ही कोर्ट ने कुछ टॉपिक्स पे एक बात क्लियर कर दी, वो होती है प्रिलिमिनरी डिक्री। और फाइनल डिक्री, केस कंप्लीट खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, सारी प्रोसीजर फॉलो हो चुकी है, लास्ट स्टेज पे है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद में कोर्ट ने क्या कर दी? फाइनल डिक्री दे दी। मतलब केस खत्म होने के बाद जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर की जो जजमेंट बना, जो डिक्री बनी, वो क्या होती है? फाइनल डिक्री। तो 2-1 कोड, 2-2 डिक्री। 2-3 कहता है डिक्री होल्डर। 2-3 क्या कहता है? डिक्री होल्डर मतलब डिक्रीदार। डिक्रीदार का क्या मतलब होता है? ऐसा पर्सन जिसके फेवर में डिक्री आती है या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई ऑर्डर दिया गया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में जजमेंट आया है, निर्णय आया है, निष्पादन योग्य कोई आदेश घोषित किया गया है, वो क्या होता है? डिक्री होल्डर होता है। इसके अगेंस्ट ही पढ़ते हैं अपने जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मतलब जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है या एग्जीक्यूशन रिलेटेड कोई ऑर्डर दिया जाता है, वो होता है जजमेंट डेटर। तो डिक्री होल्डर, इससे सिंपल से इस नेम में कंफ्यूज नहीं होना। डिक्री होल्डर मतलब डिक्री होल्ड कौन कर रहा है? जिसके पक्ष में डिक्री आई है। और जजमेंट डेटर कौन है? जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है। अगर एक वर्ड क्लियर हो जाता है तो दूसरा वर्ड उसका ऑपोजिट सिंपल सा क्लियर हो जाता है। तो 2-1 कोर्ट, 2-2 डिक्री, 2-3 डिक्री होल्डर और 2-10 जजमेंट डेटर। उसके बाद पढ़ते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से क्या कहते हैं? सिविल न्यायालय का पीठ, सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। डिस्ट्रिक्ट में जो आरंभिक अधिकारिता को यूज कर रहा है वो सिविल न्यायालय अभिप्रेत है। 2-5 में विदेशी न्यायालय, सिंपल सा, जो भारत के बाहर स्थित है, जिसे केंद्रीय सरकार ने न तो स्थापित किया है न चालू रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? अपना फॉरेन कोर्ट्स हो जाएगा। 2-6 में पढ़ते हैं फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मतलब फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो फॉरेन जजमेंट हो जाएगा। 2-7 सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो सरकारी प्लीडर आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो 7 साल की, मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि जो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद एक गवर्नमेंट प्लीडर या सरकारी वकील बनता है, तो उसको सीपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है? 2-7 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप सरकारी वकील हैं जब आप कोर्ट ज्वाइन करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मैं अभी एडवोकेट हूँ। सरकारी वकील तो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद बनते हैं, ठीक है। सरकारी वकील, और सरकारी वकील को हमेशा कौन अपॉइंट करता है? याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसको कोई कोर्ट अपॉइंट नहीं करती, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर 2-7A में हाई कोर्ट और 7B में भारत। फिर आता है 2-8 जज। जज कौन है? सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। मतलब जो सिविल कोर्ट्स में जो जज बैठते हैं उसको क्या बोला जाता है? पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 2-9 में जजमेंट। जजमेंट इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेशों के आधारों का कथन अभिप्रेत है। ये लाइन एज इट इज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2-10 जजमेंट डेटर अपनों ने पढ़ा। 2-11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है लीगल एयर। रिप्रेजेंटेटिव
जो जिंदा व्यक्ति की ओर से आता है। मतलब मैं राजस्थान में बैठी हूँ, यूपी में कोई मेरा मैटर चल रहा है, तो मेरी तरफ से जो कोर्ट में प्रेजेंट होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मरे हुए पर्सन की तरफ से आता है, मतलब एक एक्स पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी तरफ से जो प्रेजेंट होगा वो कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक होता है लीगल एयर, वो क्या होता है? विधिक वारिस होते हैं, मतलब कोई पूर्वजों की जमीन होती है उसमें कोई पर्सन प्रेजेंट होता है, वो क्या कौन होता है? सॉरी, लीगल एयर होते हैं। इसके बाद इसमें फ्रेंड और एजेंट नहीं आते, वो लीगल एयर नहीं होते। तो विधिक प्रतिनिधि मैंने सिंपल आपको बताया, मरे हुए पर्सन की ओर से आता है। तो इसमें भी ये बताता है कि मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, या इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है, या ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट वाद लाया जाता है या जिसके ऊपर वाद लाया जा सकता है, या ऐसा पर्सन जो संपदा उस व्यक्ति के मरने पर उसको न्यायगत होती है। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के 4 पॉइंट्स की पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। मैजने प्रॉफिट, अंतकालीन लाभ, इसका भी मैंने आपको बताया था, मतलब ऐसा पर्सन जो सदोषपूर्ण कब्जा करने के बाद उससे लाभ अर्जित करता है, वो क्या होता है? मैजने प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी में उसके द्वारा ही कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और फिर वो बेनिफिट लेता है, तो वो बेनिफिट उसको लेने का राइट है। तो ये होता है मैजने प्रॉफिट। 213 जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति के अंदर उगती घास आती है। और 14 में ऑर्डर पढ़ते हैं, सिविल न्यायालय का आदेश, विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। 215 प्लीडर, प्लीडर का मतलब कि जो एलएलबी करने के बाद कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करवाते हैं, वो क्या होते हैं? प्लीडर काउंट होते हैं। प्लीडर उसको बोल सकते हैं, उसको अधिवक्ता बोल सकते हैं, उसको वकील बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत और कौन आता है? हाई कोर्ट का अटर्नी भी आता है। प्लीडर मतलब जो पार्टी की तरफ से कोर्ट में अपीयर होता है, वो कौन होता है? प्लीडर होता है। 16 में विहित, 17 में लोक अधिकारी। लोक अधिकारी के इसमें कुछ क्लोजेस दिए हुए हैं, एच तक क्लोज दिए हुए हैं, एच तक क्लोज दिए हुए हैं। ये क्लोज मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बताए हैं कि आखिर इसको याद कैसे करना है। अगर एक कोर्ट का ऑफिसर है, क्या वो पब्लिक ऑफिसर में काउंट होगा? या गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है जो सरकार से सैलरी ले रहा है, क्या वो पब्लिक ऑफिसर में काउंट होगा? जो पुलिस है जिसको कन्फाइन करने की पावर दे रखी है, क्या वो पब्लिक ऑफिसर है? ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखी है। 218 में रूल्स पढ़ते हैं, 219 में शेयर इन कॉर्पोरेशन पढ़ते हैं, 220 में साइन पढ़ते हैं। ये हुआ सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, जो मैंने अब आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया। आप ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करके इससे पहले आप देख सकते हैं वीडियो, ताकि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज आपको यहीं क्लास में याद हो जाए। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है? न्यायालय की अधीनस्थता क्या है? सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में ये बताता है। न्यायालय की अधीनस्थता क्या होगी? देखिए, अब कोर्ट की सबॉर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल आपको बताती हूँ कि कैसे याद रखना है कि ये हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन आता है? सिविल कोर्ट आते हैं। कौन आते हैं? सिविल कोर्ट आते हैं। सिविल कोर्ट के नीचे क्या कर सकते हैं? अगर जूनियर सिविल कोर्ट किसी स्टेट में है तो वो आ जाएंगे। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? स्मॉल कॉजेस कोर्ट। कौन आ जाएगा? स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ठीक है। तो ये होते हैं सबऑर्डिनेशन। सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसको सिविल कोर्ट्स भी बोल सकते हैं और इसको सीनियर सिविल कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। इसको सीनियर सिविल कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह इनको सीनियर सिविल कोर्ट बोलते हैं या ओनली सिविल कोर्ट बोलते हैं। और फिर आप इसकी जगह इसको याद करते हो सिविल कोर्ट या जूनियर सिविल कोर्ट। किसी जगह पर ये सीनियर सिविल कोर्ट है तो यहाँ पे ओनली सिविल कोर्ट होगा, किसी जगह यहाँ ओनली सिविल कोर्ट है तो यहाँ पर जूनियर सिविल कोर्ट काउंट होगा। वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो हमारे यहाँ जूनियर शब्द नहीं लगता, ओनली क्या होते हैं? सिविल कोर्ट्स होते हैं। तो आपके स्टेट में जो होता है आप उस हिसाब से अपने नोट्स में लिखिए। और सबसे नीचे कौन आते हैं? हमारे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट, डीजे कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा। और ये सारे कोर्ट्स किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डीजे कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हुए हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैडम आप या तो हिंदी बोले या तो इंग्लिश बोले। ऐसा नहीं होता। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, अगर उनको हिंदी में समझाया जाए तो उनको 100% समझ आता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो वो इंग्लिश में समझ जाएंगे। अब मैं जो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ वो इंग्लिश यूज कर रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट
अब मैं यहाँ पे अधीनस्थ वर्ड यूज करूंगी तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा कि अधीनस्थ क्या होता है, लेकिन अगर मैं सबऑर्डिनेट वर्ड बोलूंगी तो उनको समझ आएगा कि हाँ ये सबऑर्डिनेट वर्ड मतलब नीचे का कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी, थोड़ा खुद को भी कोऑपरेट करना पड़ता है टीचर्स के साथ। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बाद डीजे कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट, जूनियर सिविल कोर्ट और स्मॉल कॉजेस कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं सेविंग्स की। किसी भी एक्ट का अपने सेविंग्स पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये एक्ट किन किन पर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो सेक्शन 4 सेविंग्स लिख के या व्यावृत्तियां लिख के एरो करके लगा दो कि कुछ ऐसी चीजें जो सिविल कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होती या ये चीज सिविल कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगी। तो सेविंग्स का मतलब ये होता है कि सीपीसी लोकल लॉज पर, एग्रीकल्चर लॉज पर, इन पर क्या होगी, सीपीसी लागू नहीं होगी। देन बात करते हैं सेक्शन 5 एप्लीकेशन टू द कोड ऑफ रिवेन्यू कोर्ट्स, मतलब संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। ये कहता है जहां कहीं भी भू राजस्व अधिनियम बना हुआ है तो वहां क्या होगा, वो भू राजस्व अधिनियम ही काम करेगा। लेकिन जहां पर भू राजस्व अधिनियम नहीं बना हुआ वहां पर कौन काम करेगा, हमारी सीपीसी काम करेगी। इस लैंग्वेज को एज इट इज लिख दो, आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज में फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो चीज मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ, आप वो चीज अपने नोट्स में लिखिए कि जहां कहीं भी भू राजस्व अधिनियम बना हुआ है वहां पर सीपीसी काम नहीं करेगी, लेकिन जहां पर भू राजस्व अधिनियम नहीं है वहां पर कौन काम करेगा, हमारी सीपीसी काम करेगी। उसके बाद बात करते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, धन संबंधी अधिकारिता। देखिए हर एक स्टेट का अपना अपना पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो राजस्थान के कोर्ट्स का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा और यूपी के कोर्ट्स का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलग होगा। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। तो ये चीज आपको पता चलेगी अपने कोर्ट से। आप जहां पे रहते हैं वहां के कोर्ट्स में जाइए, या तो आप डायरेक्ट जज से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। अगर आप उनको बताएंगे कि हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारे सेक्शन में लिखना है कि हमारे स्टेट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो वो आपको बता देंगे। या आप अपने वहां के किसी सीनियर एडवोकेट से पूछिए, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन बहुत बार एडवोकेट्स को उनका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं पता होता, इसलिए एक से पूछने पर कंफर्म मत कीजिएगा, कम से कम 2 या 3 से पूछिएगा। या किसी अगर जज से पूछ सकते हैं तो डायरेक्ट वहां के जज से पूछिए, क्योंकि एडवोकेट्स को नहीं पता होता। ये चीज मैंने देखी है, उनको नहीं पता होता कि अपने स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डीजे कोर्ट कितने मैटर सुन सकता है, हाई कोर्ट कितने सुन सकता है, सिविल कोर्ट कितने सुन सकता है। इसीलिए आप वहां से अपने ज्यूरिसडिक्शन का पता कीजिए और अपने नोट्स में वो लिखिए। जो मैं यहाँ आपको बताऊंगी वो राजस्थान स्टेट का बताऊंगी कि राजस्थान स्टेट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने डीजे कोर्ट पे। डीजे कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है 5 लाख से अनलिमिटेड। कितना? 5 लाख से अपरिमित, अनलिमिटेड। मतलब कि डीजे कोर्ट कितने रुपीस तक का मैटर सुन सकता है, 5 लाख से अनलिमिटेड। चाहे वो कितने करोड़ में जाता है चाहे अरब में जाता है, तो 5 लाख से अनलिमिटेड हमारा डीजे कोर्ट सुन सकते हैं। उसके बाद बात आती है सीनियर सिविल कोर्ट की। सीनियर सिविल कोर्ट की, सीनियर सिविल कोर्ट कितना सुन सकता है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में। 2 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब अगर मैटर आता है 3.5 लाख का तो कौन सुनेगा, हमारा सीनियर सिविल कोर्ट सुनेगा। अगर मैटर आता है 10 लाख का तो कौन सुनेगा, हमारा डीजे कोर्ट सुनेगा। उसके बाद बात आती है सिविल कोर्ट की। उसके बाद बात आती है सिविल कोर्ट की, तो मतलब 0 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक। मतलब 1 लाख का मैटर आता है तो हमारा सिविल कोर्ट सुनेगा, 50,000 का आता है तो सिविल कोर्ट सुनेगा, 5 रुपए का आता है तो वो भी सिविल कोर्ट ही सुनेगा। लेकिन 2 लाख से 3 लाख तक हमारा सीनियर सिविल कोर्ट और 5 लाख से अनलिमिटेड हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही होता है जो सेशन कोर्ट होता है, ये दोनों कोर्ट अलग अलग नहीं होते। जब ये क्रिमिनल मैटर सुनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काउंट होते हैं, जब ये सिविल मैटर सुनते हैं तो कौन काउंट होते हैं, डीजे साहब काउंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काउंट होते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है राजस्थान का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अब आप अपने अपने स्टेट का पता करके नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, प्रोवेंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। इस सेक्शन में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दे रखी है, वो एग्जाम में नहीं आती, ना जुडिशरी में पूछते हैं राजस्थान में, ना एलएलबी वालों में पूछते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना सा याद रखना, जो प्रोवेंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट है वो अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मतलब कि जो पहले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ कर, जो अब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो पहले कौन से किस नाम से जाने जाते थे, प्रोवेंशियल स्मॉल कॉजेज नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट। मतलब जो अब हमारे महानगर क्षेत्र हैं वो पहले क्या काउंट होते थे, प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स काउंट होते थे। तो जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय है वो अब क्या काउंट होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय है वो अब क्या काउंट होते हैं, हमारे महानगर क्षेत्र काउंट होते हैं। बेरेक्ट का इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना इनफ है। तो ये पढ़ा सेक्शन 1 से लेके 8 तक। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 3 न्यायालय की अधीनस्थता, सेक्शन 4 सेविंग्स, सेक्शन 5 संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, सेक्शन 6 धन संबंधी अधिकारिता, सेक्शन 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ऐसे ही आपको एज इट इज सेक्शन के टाइटल याद करने, इसके अंदर का मैटर जितना मैंने आपको बताया उतना याद करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे सेक्शन 9 जो सिविल मैटर्स के बारे में बात करता है। फिर अपने पढ़ेंगे सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, फिर पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन पे मैंने एक एक वीडियो बना रखी है, लेकिन क्लास में जैसे अपने सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये न्यू अपनों ने सीरीज स्टार्ट की है सीपीसी की, तो उसमें अपने ये सारे साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।